नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जेडी 23 जनवरी प्रथम शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आपको बता दूं 17 के बाद 18 से 22 जनवरी के मध्य कोई भी एग्जाम नहीं था, तो एनालिसिस का वीडियो नहीं आया। आपसे कंटिन्यू रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो कैंडिडेट न्यू जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और पीडीएफ वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इंक्लूड है, तो लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा, एंड तक आपको बने रहना है। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? मैंने इससे पहले जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो घरानों से बार बार सवाल रिपीट हो रहे थे, उनका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट घराने से यहाँ सवाल भी आ गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट घरानों को यहाँ पर इस वीडियो में कवर भी करूँगा। देखिए, बिरजू महाराज की बात करें तो लखनऊ घराने से ये बिलोंग करते थे। और बाकी अदर जितने भी इम्पोर्टेंट घराने हैं, टोटल 10 इम्पोर्टेंट घराने हैं, उनके जो प्रतिपादक कौन है या फिर उन घराने की क्या विशेषता है वो डिटेल में देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए आखिरी सलाम का दिन है 23 जनवरी, जहां पर टेक्स्ट बुक का जो 18 मंथ पास वैलिडिटी, वैसे टेक्स्ट बुक की वैलिडिटी है 12 मंथ की रहती है, लेकिन अभी ऑफर के तहत आपको 18 मंथ यानी 6 मंथ और फ्री वैलिडिटी उसी पास में, वो भी लोवेस्ट प्राइस में। यानी आप टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करेंगे जब टेक्स्ट बुक में, तो आपको ये 269 रुपये में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ डील मिल जाएगी, और वो भी 18 मंथ में जितने चाहिए एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आज अंतिम दिन है, मिस मत करना। न्यू कैंडिडेट जो स्पेशल एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें मॉक टेस्ट ऐड हो रहे हैं। एसएससी एमटीएस के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप डेली मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को परखिए, कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, उनमें सुधार करते हुए आप इजीली एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर विशेषता क्या है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, एसएससी बैंकिंग डिफेंस जितने भी एग्जाम होते हैं एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। अब ये डील 18 मंथ की मिल रही है, जरूर ग्रैब करना टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट घराने देख लेते हैं। जैसे ग्वालियर घराना, ये सबसे पुराना घराना है, और ख्याल घराना है। ठीक है, जन्मदाता इनके कौन है? नत्थन पीर बख्श हैं ग्वालियर घराने के जन्मदाता। इनके प्रमुख गायक कौन है? हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां। काफ़ी बार पूछा जाता है हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे ये सभी ग्वालियर घराने के हैं। इसके अलावा बाल कृष्ण है, और फिर पंडित विष्णु दिगंबर है, पुलस्तर हैं, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे, पूछा हुआ वीणा सहस्त्रबुद्धे, ये भी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। किराना घराने का काफ़ी बार पूछा है, पंडित भीमसेन जोशी का किराना घराना स्पेशली इन्हीं का पूछा जाता है। भीमसेन जोशी किस घराने से, आप कहेंगे भीमसेन जोशी जी हैं किराना घराने से। ये 20वीं सदी में लोकप्रिय बनाने के इसका श्रेय जाता है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान भी किराना घराने से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में भी एक किराना गांव है, उन्हीं से नाम पड़ा है। प्रसिद्ध गायक में भीमसेन जोशी हैं, गंगूबाई हंगल हैं, स्वाई गंधर्व हैं, सुरेश बाबू माने हैं, प्रभा अत्रे हैं। मणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने हैं, माने और अत्रे, साथ ही साथ यहाँ पर भीमसेन जोशी किराना घराना। नेक्स्ट बात करें आगरा घराना, तो आगरा घराने से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो यहाँ से स्थापना है हाजी सुजान खान जो तानसेन के दामाद थे, और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श पूछा जाता है। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श हैं आगरा घराने के संस्थापक। प्रसिद्ध गायक में फयाज खान हैं, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, सीआर व्यास और विजय किचलू, ये आ जाते हैं आगरा घराने के। फयाज खान हैं। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श याद रखिएगा आगरा घराना, रंगीला घराना भी बोलते हैं इसे। पटियाला घराना है, स्थापना पूछे तो आप कहेंगे बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने पटियाला घराने की स्थापना है। तो बड़े गुलाम अली, बड़े फतेह अली, ये जो अली बख्श खान है पटियाला घराने के। संगीतकार में भी नाम आ जाता है रजी अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी हैं पटियाला घराने की। तो अली बख्श और बड़े फतेह अली खान पटियाला घराना। भिंडी बाजार घराने में सज्जू खान का पूछा जाता है, तो छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन ने इसकी स्थापना की है। भिंडी बाजार, छज्जू खान, नजीर खान। इसके अलावा प्रसिद्ध आपके संगीतकार हैं अमन अली खान, शशिकला कोरटकर, अंजनी बाई मालपेकर पूछा जाता है। महिलाओं के केस में अंजनी बाई मालपेकर है भिंडी बाजार घराने की। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर घरानों में, दिल्ली घराना इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन जो इनके संस्थापक है, गुलाम हुसैन, दिल्ली घराना। शीशे में बात करें तो तानरस खान है, छब्बू खान, उमराव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्हे खां, संगीत खां, समन खां, ममन खां, बुंदू खां, नसीर अहमद, जहूर अहमद, कृष्ण बिष्ट, ये दिल्ली घराने के हैं। और दिल्ली घराने से फिर आगे बरेली, आगरा, पटियाला, उज्जैन घराने हैं, वो उनका जन्म हुआ था। रामपुर ससवान घराना है रामपुर, इनके संस्थापक कौन है? महबूब खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन खान है। रामपुर ससवान घराना, उस्ताद इनायत हुसैन खान।
ये उत्तर प्रदेश से है। घराने के सबसे प्रसिद्ध गायक में मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान है, गुलाम सादिक खान का नाम आता है। मेवाती घराना, काफ़ी बार यहाँ से भी सवाल आता है। जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना, मियाँ बंदे अली खान बिनकर घराना, ये आदि नाम है। घग्गे नज़ीर खान है और वाहिद खान बिनकर, होलकर कोट इंदौर से हैं ये। तो मेवात घराने के संस्थापक है। पंडित जसराज का पूछा जाता है मेवात घराने में स्पेशल, काफ़ी बार इससे सवाल आया है। पंडित जसराज है, किस घराने से संबंध रखते हैं? भीमसेन जोशी है पंडित जसराज है, ये तो रिपीट करता ही है एसएसयू। तो मेवाती घराना है, पंडित जसराज है। मोतीराम है, मणिराम है, ये मेवाती घराना। क्योंकि पंडित जसराज के नाम पर सुदूर अंतरिक्ष में एक माइनर बोना ग्रह है, इसका नाम भी रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कथक नृत्य के 3 घराने इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, जयपुर और बनारस, ये कथक के हैं। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना कथक के हैं। जयपुर अंतरौली घराना है, इनके जो अन्य नाम है अलादीनिया खान घराना। संस्थापक हैं उस्ताद अलादीनिया खान और मनरंग भूपत खान है। जयपुर अंतरौली घराने के संस्थापक कौन है? अलादीनिया खान और मनरंग भूपत खान। अन्य गायक देखेंगे तो आप मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर है, किशोर यमोनकर है, पद्म तलवलकर हैं, मोगूबाई कुर्दीकर, अश्विनी भिंडे, श्रुति सदोलीकर, ये सभी जयपुर अतरौली घराने के प्रसिद्ध गायक हैं। और जयपुर घराना आगे चलकर बन गया था पटियाला और अलादीनिया खान घराना। फिर बनारस घराने की बात करें कथक में, तो कथक नृत्य हो जाएगा। संगीतज्ञ में बनारस घराने के ये प्रसिद्ध वादक हैं, जैसे अलग अलग सहनाई वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये सभी बनारस घराने में आते हैं। बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम शाह मिश्र। तो इसमें एक आपका और सवाल कवर हो रहा है, वाद्य यंत्र के वादक कौन है? बार बार सवाल यहाँ से भी आता है। सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, तबला वादक है पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज, गुद्दई महाराज, ये बनारस घराने से। पखावाज और मृदंग वादक में पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र हैं। सितार में रविशंकर है, पंडित अमरदत्त शर्मा है। सारंगी में शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद, नारायण विनायक हैं। और बाकी ख्यान गायक की बात करूं बनारस घराने में, तो पंडित बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, महादेव प्रसाद मिश्र, राजन साजन मिश्र, ये बनारस घराने के ख्याल वादक है। ठुमरी गायिकों में नाम आता है रसूलन बाई। ठुमरी का अलग से भी पूछ लिया जाता है, ये भी बनारस घराने से। ठुमरी गायिकाओं में रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, ये ठुमरी हैं। प्रमुख कथक नर्तक में नृत्य गुरु सितारा देवी, क्वीन जयंती माला, ये सभी बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। लखनऊ घराना लास्ट में देख लेते हैं, जहाँ से आपको सवाल पूछा है बिरजू महाराज का। तो जो तबला वादक बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर महाराज, ये सभी प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं, नर्तक है लखनऊ घराने के। साथ ही साथ यहाँ पर श्री बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन, ये लखनऊ घराने के। नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में? कुचिपुड़ी नृत्य है 17वीं शताब्दी में जो वर्तमान कुचिपुड़ी शैली है, ये सिद्धेंद्र योगी नामक एक वैष्णव कवि है, उनके द्वारा विकसित ये नृत्य, जो कि उन्होंने नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण के आधार पर विकसित की है नृत्य शैली कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश की प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा जिले में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कृष्णा जिले में एक वहाँ पर गांव है कुचेलापुरम, उसी के नाम पर कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश की शैली सिद्धेंद्र योगी का नाम आता है। और बाकी ये इनके जो प्रवर्तक हैं, जो ये परंपरा है कुचिपुड़ी, ये भगवान कृष्ण और वैष्णववाद की परंपरा है। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक का नाम आता है तो वेम्पति चना सत्यम का नाम आपको देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तक है वेम्पति चना सत्यम। इस नृत्य रूप में मिश्रण रहता है मर्दाना में तांडव और सुंदर या फिर स्त्रियों में लास्य का। कुचिपुड़ी के नृत्य में जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें कौन से संगीत वाद्य यंत्र काम में आते हैं? तो यहाँ पर मृदंगम है, झांझ है, वीणा, बांसुरी, ये काम में आते हैं। प्रसिद्ध जो कुचिपुड़ी के नर्तक हैं, राजा और राधा रेड्डी हैं कुचिपुड़ी के, उनकी बेटी यामिनी रेड्डी भी हैं, कौशल्या रेड्डी, उनकी बेटी भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्ना सुंदरी, ये सभी कुचिपुड़ी के। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया है, ये कब शुरू हुई है? 2015 में। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की शुरुआत, जो मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका उद्देश्य था, उस समय शुरुआत हुई थी 2015 में, कि 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और ऐसे युवाओं को रोजगार मुहैया कराना जो कि कम पढ़े लिखे हो या बीच में स्कूल छोड़ चुके हो। कार्बन की परमाणु क्रमांक E जीवन 6 हो जाएगा। दीपा कर्माकर ओलंपिक डेब्यू कब किया है? दीपा कर्माकर जो कि भारतीय जिम्नास्टिक हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था और चौथी रैंक हासिल की थी। काफ़ी पहले ही एकमात्र जो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय जिम्नास्ट हैं वो है दीपा कर्माकर ही हैं। और संविधान के किस भाग को, जो आर्टिकल 32 है,
उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है और किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और संविधान में एक प्रस्तावना भी है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। और संवैधानिक उपचार या फिर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, प्रस्तावना को कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे कम जनसंख्या का तो आपने पढ़ा है सिक्किम, लेकिन यहाँ पर पूछा दूसरा। सिक्किम, मिजोरम ये रैंक आ जाती है निचले स्तर पर सबसे कम जनसंख्या में। सबसे कम जनसंख्या आप पूछेंगे तो सिक्किम के, उसके बाद सेकंड मिजोरम है, थर्ड अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। इसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या में यदि मैं यूटी की बात करूँ या फिर ओवरऑल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी मिलाकर सबसे कम जनसंख्या बन रही है वो लक्षद्वीप की है। उसके बाद दमन दीव है, फिर दादर नगर हवेली की है, अंडमान निकोबार की है। ये सभी यूटी कवर हो जाते हैं, 4 यूटी। उसके बाद सिक्किम की आती है और सबसे अधिक जनसंख्या है वो किस यूटी की है? यूटी के केस में अधिक है, आपको पता दिल्ली की है, न्यू दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रथम सेकंड पूछा है तो सबसे अधिक जनसंख्या का दूसरा तीसरा ये भी पूछ लें तो आप कहेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वैसे तो उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद सेकंड महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की है, फिर आंध्र प्रदेश की भी आ जाती है 5वें स्थान पर। छठे पर आपके मध्य प्रदेश, 7वें पे आपके तमिलनाडु आ जाती हैं, 8वें के आपकी राजस्थान आ जाती हैं, ये सभी। नेक्स्ट वाले हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तुर्ग्या कितने दिन तक चलता है? तुर्ग्या उत्सव है जो कि मोनपा जनजाति, मोनपा लोग मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नाम है इसका तुर्ग्या फेस्टिवल, ठीक है, ध्यान रखना। तुर्ग्या फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, मोनपा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। तुर्ग्या फेस्टिवल 3 दिन का चलता है, 10, 11 और 12 जनवरी को। और ये उत्सव मनाया जाता है तवांग मठ है, तुर्ग्या उत्सव है। तवांग मठ कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर इसलिए मनाया जाता है। लोग की मान्यता है कि प्राकृतिक आपदाओं से उनको बचाव होगा, बाहरी आक्रमण से बचाव होगा। और इस उत्सव पर नृत्य किया जाता है जिसका नाम है छा ना छम, ठीक है, शा ना छम, जो कि तुर्गिया फेस्टिवल का नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मीन मुट्टी जलप्रपात है, जिसका नाम है मीन मुट्टी फॉल्स जलप्रपात, झरना का हो। ये केरल का सबसे ऊंचा है, 300 फीट के हाइट पर है। वैसे केरल का सबसे बड़ा आपको पूछ लें, ऊंचाई के केस में मीन मुट्टी फॉल्स है, और सबसे बड़ा झरना पूछ लें वो है दोस्तों आथिरापिल्ली जलप्रपात, जिसे नियाग्रा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आथिरापिल्ली जलप्रपात जो केरल के त्रिशूर जिले के चलुकड़ी नदी पर स्थित है, केरल का सबसे बड़ा है आथिरापिल्ली। और मीन मुट्टी हाइट के केस में है, जो टेलेस्ट के केस में आप कहेंगे तो मीन मुट्टी है। और बाकी जब झरनों की बात आई है तो इंडिया का सबसे ऊंचा झरना या फिर अलग अलग राज्यों में सबसे ऊंचा झरना थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। सबसे ऊंचा झरना है तो कुंचिकल फॉल्स है, सबसे ऊंचा 455 मीटर की हाइट है, ये कर्नाटक में है। या फिर आपको पूछ ले कर्नाटक का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है या फिर इंडिया का कौन सा है, उनके इसमें आप कुंचिकल फॉल्स कहेंगे। 455 मीटर की हाइट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक, वहाँ पर स्थित है ये। उसके बाद बात करूं सेकेंड हाइट के केस में बहरीपेन फॉल्स आता है जो कि उड़ीसा का है। आपको पूछ रहे उड़ीसा का सबसे ऊंचा झरना, तो उड़ीसा में बहरीपन 399 मीटर की हाइट है, मयूरभंज जिला उड़ीसा में आता है ये। और आपको पूछ रहे हैं मेघालय का सबसे ऊंचा झरना या फिर थर्ड हाईएस्ट टेलेस्ट जो वाटरफॉल है वो है दोस्तों नोखली काई फॉल्स, जिसका नाम है नोखली काई फॉल्स है, ईस्ट खासी हिल्स जिला मेघालय में। उसके बाद दूध सागर झरना कर्नाटक का सेकंड हाईएस्ट कहेंगे, दूध सागर जो कर्नाटक और गोवा में स्थित है। दूध सागर काफ़ी बार पूछा जाता है, किन राज्यों में है, कर्नाटक गोवा बाउंड्री पर। नेक्स्ट बात करूं तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना पूछ ले तो वो आप कहेंगे थालियार फॉल्स। कौन सा है? थालियार फॉल्स है तमिलनाडु का। और कर्नाटक का एक और झरना है जिसका नाम है बारकाना फॉल्स है, शिमोगा कर्नाटक में। एक दोस्तों जोग जलप्रपात भी आता है जो हाईएस्ट सेकेंड रहेगा। अलग अलग कैटेगरी रहती है झरनों की भी। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक, जैसे एक झरना है अलग अलग फॉल हो रहा है, सबसे पहले ऐसे फॉल हो गया, उसके बाद बीच में रुक गया और पर्वत आ गया, फिर फॉल हो गया और पर्वत आ गया, फिर फॉल हो गया। तो एक तो ये हाइट होती है, एक डायरेक्ट हाइट होती है, दोनों ही केस में अलग अलग रिकॉर्ड रहता है कि सबसे ऊंचा कौन सा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बेंगलुरु टेक समिट। बेंगलुरु टेक समिट यानी BTS 2022 यानी 2022 में जो बेंगलुरु टेक समिट हुआ उसका उद्घाटन किसने किया? तो आप कहेंगे PM नरेंद्र मोदी ने किया है। इस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था राज्य मंत्री उमर बिन सुल्तान अल ओलमा भी शामिल थे। इसकी थीम क्या रही है? बेंगलुरु टेक समिट 2022 जो PM मोदी जी ने उद्घाटन किया, इसकी थीम है टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन। भारतीय चुनाव आयुक्त कौन से चुनाव करवाते हैं? भारतीय चुनाव आयोग है वो, ये प्रमुख 4 चुनाव ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव आयुक्त, भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव, ये सभी चुनाव आयुक्त का काम है, चुनाव आयोग का काम है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। अब काफ़ी कैंडिडेट क्या करेंगे, ऑप्शन यदि उनको 26 जनवरी 1950 मिला तो 26 जनवरी टिक मत करना, 25 जनवरी आप टिक करना। वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है दोस्तों राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ लें कौन से नंबर के, तो आप कहेंगे 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर, एक दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त दो हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर आपको चुनाव आयुक्त पूछ रहे तो अनूप और अरुण, अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल है। आर्टिकल 324 में है चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया दोस्तों विटामिन B12 या फिर विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरो फतलमिया हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। डी से सूखा रोग है। ई से बांझपन आप जैसे बोलेंगे, ठीक है, बांझपन है, जनन शक्ति की कमी। के से रुधिर का स्राव होना, एंटन होना, हीमोफीलिया होना या फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। विटामिन B3 त्वचा पदार्थ, B7 लकवा, शरीर में दर्द। अगला सवाल है भारत का मानक समय जो GMT ग्रीनविच मीन टाइम है, वो भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्व है, तो भारत का मानक ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व है। जो GMT से भारत का मानक समय IST है वो 82.5 डिग्री, कितना, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। आपको ये पूछ लें भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने घंटे आगे है, 82.5 डिग्री पूर्व हैं, और घंटे पूछे 5.5 घंटे आगे हैं। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही ये IST माना गया है, दो इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। एक सवाल NTPC में पूछा गया था 2022 के एग्जाम में कि देश कौन से देश हैं, कौन सा देश है जिनमें एक से अधिक टाइम जोन है। भारत का जैसे एक ही टाइम जोन IST है, तो कौन से देश है जिसमें एक से अधिक टाइम जोन है, तो फ्रांस में हाईएस्ट टाइम जोन, आपको 12 टाइम जोन देखने को मिलेंगे। सेकेंड है रशिया और यूएस में भी 11 है, रूस में भी 11 टाइम जोन है। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम यूके में 9 टाइम जोन है। तो ध्यान रखना फ्रांस में हाईएस्ट टाइम जोन है। GMT जो प्राइम मेरिडियन है, ये रेखा कहाँ से, तो यूरोप में यूके, यूरोप में कहाँ से, यूके, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से गुजरता है। GMT पूछ रहा है कौन सा देश नहीं आता है, तो GMT प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसमें आपके यूके, फ्रांस, स्पेन आ जाएगा, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना। दक्षिण गोलार्ध में मेरिडियन द्वारा पार किया गया एकमात्र लैंडमास है अंटार्कटिका। दक्षिण गोलार्ध में मेरिडियन है वो अंटार्कटिका लैंडमास पार करती है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्री है सेकंड, औद्योगिकरण सेकंड में ही था 1956 से 61, तो भारी उद्योग में भी इसमें आ जाएगा। कृषि थी 1951 से 56 पहली थी। अर्थव्यवस्था को गतिमान किया गया था तीसरी में, थर्ड गियर लगाया गया था, गतिमान किया और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश। चौथी में गतिमान करके थोड़ा स्थिरता लाया, स्थिरता के साथ विकास और उसके बाद आत्मनिर्भरता की स्थिति। पांचवी में क्या किया इन्होंने, फिर कृषि को पहली प्राथमिकता दी, उसके बाद उद्योग दिया, खान दिया। छठी में इन्होंने गरीबी उन्मूलन है, गरीबी को बाय बाय। छठी में तकनीकी आत्मनिर्भरता आपको पूछ लें कि टेक्नोलॉजी है वो भी 6th में आई, गरीबी उन्मूलन भी 6th में, ठीक है। रोजगार का पूछ लें तो आप कहेंगे 7वीं। 8वीं में क्या था, सभी था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। 8वीं में ऑल। 9वीं में नाइन्थ न्याय। 10वीं में 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को, नेक्स्ट जो 10 वर्ष थे उसमें आय को दोगुना करना। तेज अधिक समावेशी 11वीं और उसके साथ सतत विकास 12वीं। नेक्स्ट सवाल है मौर्योत्तर काल में जिसके पास जमीन ना होती थी उसे क्या कहते थे। एग्जैक्ट जो मौर्योत्तर काल की या फिर मौर्य काल की शब्दावली का यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। बाकी मौर्य काल में भूमि संबंधी शब्दावली में बताऊं, आराम भूमि कहा जाता था जिस भूमि में उद्यान हो वो आराम भूमि। अकृष्ट है बिना जुती हुई भूमि अकृष्ट। आदेव मातृक जिस भूमि पर वर्षा न हो। कृष्ट है जुती हुई भूमि, ठीक है। ब्रह्मादे राजा के शिक्षक, पुरोहित और वेद पाठी ब्राह्मण को दान दी गई भूमि वो ब्रह्मादे। मूलवाप जिस भूमि में जड़ वाली खेती वो मूलवाप। छंड भूमि फूल उगाने वाली। वात भूमि गन्ना उगाने वाली। एक सवाल पूछा जाता मौर्य काल से, कंटक शोधन क्या था मौर्य काल में, तो वो था दोस्तों मौर्य काल के न्यायालय था। धर्मस्थीय और कंटक शोधन ये मौर्य काल के दो न्यायालय हैं। और मौर्य काल के जो न्यायालय थे उसमें न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो कंटक शोधन न्यायालय में न्यायाधीश को प्रदेष्टा बोला जाता था। न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, प्रदेष्टा। कंटक शोधन धर्मस्थीय ये न्यायालय और प्रदेष्टा बोला जाता था न्यायाधीश को। मौर्य काल में सीताध्यक्ष क्या था, कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष। समाहर्ता क्या था, विविध जनपदों के शासन के लिए नियुक्त राजपुरुष को समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का विभाग, राजकीय कोष है ना वो सन्निधाता। और सीताध्यक्ष कृषि विभाग।
तो इस टाइप से। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयास से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया? आपको याद रखना है, विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1856 को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, बंगाल के थे। इनका नाम आता है विधवा विवाह पुनर्विवाह के केस में इनका प्रयास आता है। आपको पूछ लें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो 16 जुलाई को लागू हुआ, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग। कौन? कैनिंग। वैसे जो विधवा विवाह पुनर्विवाह है डलहौजी के कार्यकाल में तैयारी हुई थी, ड्राफ्टिंग हुई थी और 1856 में कैनिंग के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, जैसे सती प्रथा अधिनियम बेंटिंग के सहायता से 1829 में सती प्रथा हो गया था उससे पहले, और इसका सती प्रथा के उन्मूलन में सहायता रही थी राजा राममोहन राय की। और आपको पूछे यहाँ पर जो विधवा वाला है उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास रहा है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में जीके के पूछे गए हैं। और आपको बता जो कैंडिडेट एमटीएस जो बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ये 11,000 प्लस है, फॉर्म डाल देना। आखिरी सलाम के तहत आप और एक्स्ट्रा वैलिडिटी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हो, टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।